रिएक्ट। सो हम रिएक्ट क्यों यूज करते हैं? रिएक्ट बहुत फास्ट होती है, रिएक्ट बहुत एफिशिएंट होती है, रिएक्ट हमें परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करती है, रिएक्ट यूजर के एक्सपीरियंस को एनहांस करती है। ओह, सो मेनी कैपेबिलिटीज ऑफ रिएक्ट। बट रिएक्ट ये सब करती कैसे है? कभी सोचा है आपने? रिएक्ट के पास एक स्पेशल चीज यूज करती है, विच इज नथिंग बट वर्चुअल डॉम। वो वर्चुअल डॉम, रिकंसाइलेशन, रिएक्ट फाइबर, डिफिंग एल्गोरिथम, ये सब यूज करके इतनी पावरफुल है। तो चलिए आज ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं इस चैनल में, विच इज टेक डेव गुरु। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक डेव गुरु। और आज हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल डॉम के बारे में, उसके डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि इंटरनली वर्चुअल डॉम काम कैसे करता है, कैसे वो रिएक्ट फाइबर, रिकंसाइलेशन और ये डिफिंग एल्गोरिथम को इंटरनली यूज करता है और मेरी रिएक्ट को इतना एफिशिएंट बनाता है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। सो और बातें ना करते हुए लेट्स गो। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि नॉर्मल जब जो मेरी यूआई रेंडर होती है उसका क्या प्रोसेस है, और उसके बाद फिर जावा स्क्रिप्ट से जब मैं कोई फंक्शन चेंज करती हूँ तो एग्जैक्टली उसमें होता क्या है, और उसके बाद फिर इसको इनहेंस करने के लिए रिएक्ट का ये वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट आया, और फिर मैं वर्चुअल डॉम को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है एक index.html फाइल जिसमें कुछ नहीं है, ये HTML है, एक हेड है जिसमें मैंने सिर्फ टाइटल दिया है, माय टाइटल, ठीक, और बॉडी है जिसमें डिव है, उसके अंदर एक टेक्स्ट है, और उसके एक डिव है उसके अंदर, और उसके अंदर h1 है और बटन है। h1 में अभी एलिमेंट 0 है और बटन है जिसमें मेरे पास एक क्लिक फंक्शन है। ठीक, जैसे ही मैं उसको क्लिक करती हूँ तो जावा स्क्रिप्ट से उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। तो सबसे पहले मेरा ये HTML UI में डिस्प्ले होगा। तो UI में मेरे को ये h1 से ये दिखाई दे गया, ठीक, 0, और एक बटन है विच इज क्लिक मी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है HTML, हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर डिव हुआ, डिव के अंदर मेरे पास ये क्लिक मी फंक्शन है, और डिव आईडी के अंदर मेरे पास ये डिव फिर से है, उसके अंदर h1 है और बटन है। ठीक है, तो जो डिस्कस करते हैं कि मेरे को ये ब्राउजर में जो मेरे को यूआई दिखाई दे रही है ब्राउजर में, वो एग्जैक्टली डिस्प्ले कैसे होती है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, विच इज रेंडरिंग प्रोसेस। तो चलिए उस रेंडरिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो उस रेंडरिंग प्रोसेस का स्टेप 1 होता है डॉम क्रिएशन। डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को क्रिएट करना। तो मेरे पास ये index.html फाइल है, इससे ब्राउजर क्या करता है, क्रिएट करता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट मेन एलिमेंट, उसके बाद आए रूट एलिमेंट जो हमने HTML लिखा। अब फिर हमने क्या लिखा, एक हेड है और एक बॉडी एलिमेंट है। हेड के अंदर मेरे पास एक टाइटल है और उसका टेक्स्ट क्या है, माय टाइटल। ठीक, अब उसके बाद बॉडी के अंदर मेरे पास रूट है, रूट के अंदर मेरे पास एक और डिव है। ठीक, डिव के अंदर एक h1 है और उसका एक और सिबलिंग है बटन। बटन का टेक्स्ट है क्लिक मी, h1 का टेक्स्ट है 0। तो इस हिसाब से वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना देता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप CSS ऑम कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो मेरी CSS है, ठीक है, ब्राउजर क्या करता है, सारी स्टाइल शीट्स चाहे वो इनलाइन हो चाहे वो जो भी हो, उससे वो पार्स करता है। पार्स करने के बाद, ठीक है, एक वो CSS का एक ऑब्जेक्ट, CSS ऑब्जेक्ट मॉडल बना लेता है। ठीक, अब ये हो गया मेरा CSS ऑम कंस्ट्रक्शन। मेरा डॉम दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन चुका है। CSS ऑम दैट इज CSS ऑब्जेक्ट मॉडल बन चुका है। थर्ड स्टेप इज रेंडर ट्री कंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, ये डॉम को लेता है और ये CSS ऑम ये CSS ऑब्जेक्ट मॉडल को लेता है। ठीक, अब इन दोनों को एक साथ मिला के एक ये ट्री बनाता है, नोट्स कह लो आप, ट्री कह लो, ठीक, ये इसी टाइप की एक ट्री बनाता है। तो उसने इस ट्री को बना लिया दोनों को कंबाइन करके, इस एलिमेंट का ये CSS, इस एलिमेंट का ये CSS, इस हिसाब से उसने पूरा एक बना ली ट्री स्ट्रक्चर। ठीक, अब फोर्थ स्टेप है लेआउट और फिफ्थ है पेंटिंग, ये दोनों कनेक्टेड है। लेआउट में क्या होता है, अब जब एक बार ट्री कंस्ट्रक्ट होती है तो ब्राउजर क्या करता है, कैलकुलेट करता है। अब मैंने सपोज इस एलिमेंट, इस डिव की विड्थ दी है 20%, किसी h1 की
मैंने कुछ क्या कहते हैं विड्थ दी है, या मैंने कुछ फॉन्ट साइज दिया है, तो वो, या मैंने कुछ पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, कुछ आइकन है, तो क्या करता है वो कैलकुलेट करता है कि क्या मतलब क्या पोजीशन है, क्या साइज है, और विथ हाइट क्या है, और पूरी एब्सोल्यूट फिक्स ये सब जो भी लगा है वो सब कैलकुलेट करता है। ये सब करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप दैट इज फिफ्थ स्टेप, वो पेंटिंग स्टार्ट करता है। पेंटिंग में वो चेक करता है कि भाई ओके, हमारे ये सीएसएस है, मेरे को ये क्या कहते हैं ये कलर डालना है, ये फॉन्ट साइज डालनी है, ये करना है, मतलब सीएसएस की जो भी चीजें हैं वो करनी है। तो उसने उसके पेंट किया, ठीक। और इन 5 स्टेप्स की हेल्प से मेरा क्या होता है, एक जो आपको ये 0 क्लिक में 1 सेकंड में दिखा, ऐसे मिली सेकंड में दिखाई दे रहा है ना, उसमें ये 5 स्टेप्स लगते हैं। अब जब मैं क्लिक करती हूँ किस चीज पे, अब मैंने इस फंक्शन पे क्लिक किया, जब मैंने फंक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरी H1 है उसका कंटेंट में चेंज कर रही हूँ तो 2, तो सिर्फ ये H1 चेंज हो रहा है, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट से जब मैं ऐसी चीजें करती हूँ तो जो मेरा H1 चेंज हो रहा है वो क्या करता है, चेंज तो मैंने सिर्फ H1 किया, बट उसकी वजह से ये आपको जो पूरा क्या कहते हैं दिखाई दे रहा है ना, अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, बट ये पूरे डॉम को फिर से रिक्रिएट करता है, मतलब ये सारे स्टेप्स फिर से करता है। आपने एक छोटा सा चेंज किया और उसने सारे स्टेप्स फिर से किए, तो जिसके कारण अभी ये तो छोटी सी है, अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हो, आपने कोई एक चीज जैसे आपने ड्रॉप डाउन किया, ठीक है, आपने ड्रॉप डाउन, सपोज एक बड़ी सी है उसमें एक सर्च है, उस सर्च में कुछ ड्रॉप डाउन है, ठीक है। अब आपने सर्च किया तो उसका ड्रॉप डाउन सर्च लिस्ट आई, ठीक। अब वो सर्च लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए आप सोचो पूरा यूआई, पूरा डॉम हट रहा है और फिर से बन रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। तो फिर इसलिए काम, फिर रिएक्ट आया। अब रिएक्ट ने क्या किया कि भाई अगर तुमने H1 चेंज किया है तो सिर्फ H1 एलिमेंट को मैं चेंज करूं, पूरे डॉम को रिकंस्ट्रक्ट ना करूं, पूरे डॉम को फिर से रिकंस्ट्रक्ट ना करूं, ये सारा पूरे प्रोसेस फिर से ना चलाऊं, ठीक है। जो एलिमेंट चेंज हुआ है मैं उसी पे ही टारगेट करूं। अगर जैसे मैं सर्च कर रहा हूं तो मेरे को सर्च लिस्ट दिखानी है, तो बस मैं सर्च लिस्ट पे टारगेट कर रहा हूँ, बाकी सब चीजें तो इंटैक्ट हैं, ठीक है, मैं उसको नहीं छू रहा हूँ, जिसके वजह से रिएक्ट इतनी फास्ट है। ये पूरी चीज अचीव करने के लिए जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट जो तुम अपडेट कर रहे हो वही अपडेट हो, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए रिएक्ट कुछ कॉन्सेप्ट यूज करता है, वर्चुअल डॉम यूज करता है, वर्चुअल डॉम तुम्हारा रिकंसाइलेशन, डिफिंग एल्गोरिथम और रिएक्ट फाइबर, जो कि अब हम डीप इन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन सब चीजों के बारे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये 1 हुआ, तो इसके बीच का स्टेप हमको समझना है। तो चलिए चलते हैं इस कोड पे, ठीक। तो इस क्लिक मी फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, एक सेट काउंटर कॉल कर रही हूँ। अब इस जब भी रिएक्ट कंपोनेंट को दिखता है कुछ सेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा कंपोनेंट अपडेट हो रहा है और वो काम पे आ जाता है, ठीक। अब वो कहता है कि ओके भाई कुछ सेट चला है, तो देयर इज सम अपडेशन, ओके। सो वो क्या करता है, वो एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। अब हम इस नए वर्चुअल डॉम को कंपेयर करते हैं अपने करंट वर्चुअल डॉम से कि भाई क्या चीज चेंज है। इन दिस केस H1 इज चेंज, ठीक है, तो उसने कंपेयर किया, ओके ओके दिस H1 जो है मेरा चेंज हुआ है, तो बेसिकली, और ये उसने पता कर लिया, ठीक। और इसके बाद ये पूरा चेंज पता करने के बाद वो एफिशिएंटली ट्राई करता है अपने एक्चुअल डॉम को अपडेट करना, कि जिससे कि हम मिनिमाइज कर सकें जितने भी रीरेंडर्स हो। तो इस केस में जैसे सिर्फ H1 अपडेट हुआ है, तो ऐसे एफिशिएंटली अपडेट करता है हमारे एक्चुअल डॉम को कि सिर्फ ये H1 रिकंस्ट्रक्ट हो और बाकी पूरी यूआई वैसे की वैसे रहे, जिससे जिससे कि मिनिमाइज कर सके रीरेंडर्स और हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। तो ये करता है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये मेरा नया वर्चुअल डॉम बन रहा है, फिर वो उसको कंपेयर कर रहा है मेरे एक्चुअल वर्चुअल डॉम से, फिर वो पूरा चीज चेक करके एफिशिएंटली अपडेट कर रहा है मेरे एक्चुअल डॉम को। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन प्रोसेस को करने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज को, इंटरनली, दैट इज रिएक्ट फाइबर। तो रिएक्ट फाइबर क्या होता है, इज नथिंग बट अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
ये जो कोर रिकंसाइलेशन एल्गोरिथम थी, उसका रिएक्ट फाइबर एक री इम्प्लीमेंटेशन है, एक इम्प्रूव वर्जन कह लो जो रिएक्ट ने निकाला। अब इसके कारण जो यूजर का एक्सपीरियंस है, जो परफॉर्मेंस है, ये सब बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। अब ये रिएक्ट फाइबर करता कैसे, अब हमको वही डिस्कस करना है। तो जो हमको पता है, जब मैंने कोई चीज क्लिक की तो क्या हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया तो सेट चला। अब सेट के बाद रिएक्ट को पता चल गया ओके कोई एलिमेंट तो अपडेट हुआ है, तो उसने नए वर्चुअल डॉम बनाया और उसके पुराना वर्चुअल डॉम था। अब इस कंपैरिजन में यहाँ पे आता है अब से रिएक्ट फाइबर, क्योंकि यही पूरा प्रोसेस रिकंसाइलेशन का। अब रिएक्ट फाइबर क्या करता है, नए वर्चुअल डॉम जो है मेरा, ठीक है, बेसिकली वो उसके लिए एक आप ये कह लो वर्क इन प्रोग्रेस ट्री है, ठीक है, और ये वर्चुअल डॉम मेरी करंट ट्री है। तो इस वर्क इन प्रोग्रेस ट्री में अब ये क्या करता है कि जो डॉम में सारे एलिमेंट्स था वो यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो इन सब को कंपोनेंट्स, स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, और वो कंपोनेंट्स कुछ नहीं होते बट होते हैं रिएक्ट फाइबर के लिए इट इज फाइबर। सो जो कंपोनेंट्स में वो स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं वो फाइबर होते हैं, बट ये फाइबर्स अपने हर एक कंपोनेंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक फंक्शन ऐप है, उस ये पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर 3 चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं विच इज हेडर, मेन कंटेंट एंड फुटर, ठीक। अब हेडर के अंदर मैं कुछ रिटर्न कर रही हूँ, मेन कंटेंट के अंदर और फुटर के अंदर। तो अब इसका ये फाइबर के कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आता है मेरा पेरेंट कंपोनेंट इज ऐप फाइबर। इसमें सबसे पहले होता है टाइप विच इज ऐप, जो नाम है। स्टेट नोड, स्टेट इज नथिंग बट उस फंक्शन, उस पेरेंट का इंस्टेंस ही अपने पास रखता है, तो विच इज ऐप इंस्टेंस। चाइल्ड, जो इमीडिएट चाइल्ड है विच इज यहाँ पे क्या है, हेडर, तो उसका वो रेफरेंस कंटेन करता है हेडर फाइबर का। सिबलिंग्स कोई नहीं है, रिटर्न किसी चीज को रिटर्न नहीं करती, खुद पेरेंट है। और ये फ्लैग, फ्लैग प्रायोरिटी लेवल एफेक्ट्स आई यूज फॉर अपडेशन, अभी मैं इसमें डिस्कस करूंगी डीप में, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हेडर फाइबर। आप देख रहे हो नाम, जो यहाँ पे चाइल्ड का नाम है वही यहीं पे है, तो इट कंटेन्स द रेफरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब यहाँ पे है टाइप हेडर, स्टेट नोड, हेडर इंस्टेंस विच इज द, क्या है, ये इंस्टेंस है तुम्हारे किस चीज का, हेडर कंपोनेंट का, ठीक। चाइल्ड इसका कोई है नहीं, इसकी इमीडिएट सिबलिंग क्या है, मेन कंटेंट, ठीक है। सो मेन कंटेंट फाइबर इसने सिबलिंग है, सो ये सिबलिंग, ये मेन कंटेंट फाइबर भी ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे, तो उसका रेफरेंस इसके पास है, ये ऐप फाइबर को रिटर्न कर रहा है। मतलब यहाँ सपोज ये हेडर है, मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न किया तो ये पेरेंट पे रिटर्न हो रहा है, तो उसने बस ये लिखा कि भाई मैं पेरेंट पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, और ये फ्लैग्स हैं। अब ये मेन कंटेंट फाइबर हुआ। अब मेन कंटेंट फाइबर में भी सेम चीज है, मेन कंटेंट इंस्टेंस, चाइल्ड, सिबलिंग, फुटर। अब यहाँ पे एक और फुटर भी है, ठीक। तो ये हो गया मेरा फुटर, और उसके बाद फिर वो F5 को रिटर्न कर रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे सारे फ्लैग्स हैं। अब लास्ट है ये फुटर फाइबर, मेरा चाइल्ड। टाइप फुटर है, स्टेट नोड, फुटर इंस्टेंस है, चाइल्ड है, चाइल्ड नल, सिबलिंग नल क्योंकि उसका इमीडिएट अब कोई है नहीं, और ये F5 को रिटर्न कर रहा है, और इसके साथ भी ये 3 फ्लैग्स हैं। तो इस हिसाब से उसने हर एक कंपोनेंट को डिवाइड करके, ऐप को डिवाइड, पेरेंट को डिवाइड करके अपना एक कंपोनेंट फाइबर बना लिया। अब हमने समझ लिया कि जो रिएक्ट फाइबर अपने कंपोनेंट्स को डिवाइड करता है, ठीक है, वो दिखता कैसे है, ठीक। अब हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जहां पे हमने क्या किया था, हमारे वर्क इन प्रोग्रेस ट्री बन गया विच इज नथिंग बट न्यू वर्चुअल डॉम, और मेरे पास एक करंट ट्री है विच इज नथिंग बट वर्चुअल डॉम, ठीक। अब ये जो वर्क इन प्रोग्रेस ट्री है उसमें क्या है, उसमें करेक्ट, उसमें रिएक्ट फाइबर ने क्या किया, इस न्यू वर्चुअल डॉम से उसने क्या किया, उसने सारे रिएक्ट फाइबर की हेल्प से उसने हर एक कंपोनेंट को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया विच आर नथिंग बट फाइबर्स, जो अभी मैंने दिखाए थे आपको, ठीक। वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उनके रेफरेंसेस के थ्रू, ठीक। अब वो क्या करता है, वो उनपे एक एक करके ट्राइवर्स करता है। सपोज कोई पेरेंट है, पेरेंट पे उसने ट्राइवर्स किया, उसके अंदर चाइल्ड पे उसने ट्राइवर्स किया। अब यहाँ पे आया, सपोज ये फंक्शन ऐप है हमारा, ठीक। मेरे ऐप पेरेंट पे आया, अब उसने ट्राइवर्स किया, उसने देखा डिव, जो वर्क इन प्रोग्रेस ट्री का डिव है और जो करंट ट्री का डिव है, क्या वो अपडेट, क्या वो चेंज्ड है, कोई वैल्यू चेंज्ड है, नहीं कोई वैल्यू चेंज नहीं है। फिर वो नेक्स्ट में आया, उसने नेक्स्ट में ट्राइवर्स किया H1 में, उसने देखा ओ H1 की जो क्या कहते हैं, जो करंट वैल्यू और जो करंट ट्री की वैल्यू है
वर्क इन प्रोग्रेस ट्री और करंट ट्री की वैल्यू क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है, तो उसको समझ में आ गया ओके H1 मेरा अपडेटेड है। तो रिमेंबर हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी विच इज फ्लैग्स, तो उसने क्या किया, उस फ्लैग को ट्रू कर दिया, बस अभी उसने उस फ्लैग को ट्रू किया, फिर वो इस बटन पे आया, ठीक, अब उसने बटन का चेक किया, ऐसे ही वो अपने सारे चाइल्ड एलिमेंट्स, यहाँ पे तो इतना सा है बट जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसको वो ट्रैवर्स करता है और वो चेक करता है कि कोई कंपोनेंट अपडेटेड है कि नहीं, तो उसमें वो फॉल्स, वो जो फ्लैग है उसको वो ट्रू कर देता है, ठीक है। अभी उसने ये स्टेप किया और इस स्टेप के बाद अब नेक्स्ट स्टेप विच इज फोर्थ स्टेप, ठीक। अब फोर्थ स्टेप में वो क्या करता है कि भाई उसने ये बता दिया फ्लैग ट्रू है। अब ये अपडेशन भी हो सकता है, अपडेशन भी हो सकता है, जब पे जैसे यहाँ है H1 में मैंने क्या किया, एक वैल्यू चेंज किया, तो वैल्यू चेंज हुई विच इज अपडेशन ऑफ दिस एलिमेंट। मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ला सकती हूँ, राइट, ला सकती हूँ, मेरी मर्जी। भाई मैंने नए कंपोनेंट में मैंने कोई ऑन क्लिक पे मैंने एक नया एलिमेंट ला दिया, या मैं क्या कहते हैं कोई एक एलिमेंट डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीज चेक कौन करता है कि भाई ये अपडेशन है कि डिलीशन है कि एडिशन है एलिमेंट्स का, क्या है एग्जैक्टली ये चीज, हम किसकी हेल्प से चेक करते हैं? हम चेक करते हैं इसको डिफिंग एल्गोरिथम की हेल्प से। मतलब अब मैं आपको डिफिंग एल्गोरिथम समझाती हूँ कि क्या होती है डिफिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये H1 है जिसका 0 है और मेरे पास एक और H1 है, ठीक है, एक और H1 है जिसका एलिमेंट 1 है, तो ये दोनों कंपेयर करेगा इन दोनों एलिमेंट्स को और देखेगा ओके H1 तो सेम है बट सिर्फ एक वैल्यू चेंज हुई है, इसका मतलब है ये क्या है, ये अपडेशन है, ठीक है। अब उसके बाद सपोज एक H1 है, अब मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया कि स्पैन में कन्वर्ट कर दिया, उसने देखा वो H1 अवेलेबल नहीं है बट मेरे नए वर्क इन प्रोग्रेस ट्री में क्या अवेलेबल है, स्पैन। तो उसने देखा ओके ये क्या है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको H1 एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा और एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है, तो ये उसने इस चीज को ऐसे समझा, ठीक है। तो उसने उसको एडिशन समझा। अब सपोज मेरे पास ये H1 एलिमेंट था, अब मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसने उस चीज को डिलीशन समझा। अब अब सपोज एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग, अब मेरे पास एक लिस्ट है, एक यूएल है, उसमें पहले 3 एलिमेंट्स थे, अब मैंने क्या किया उसमें 4 एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो अब इस डिफिंग एल्गोरिथम की हेल्प से रिएक्ट चेक करना स्टार्ट करेगा। उसने देखा ओके एल और मैंने ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट उस नंबर पे ऐड किया, तो उसने इस एल को लिया, तो को लिया, उसने देखा ओ एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये पूरा यूएल चेंज हुआ है, तो वो क्या करेगा इस पूरे यूएल को डिलीट करेगा, एक नया यूएल बना देगा, तो इसको ये रिमूवल मानेगा। बट अगर हम यहाँ पे की लगा देते हैं, सपोज मैंने इस 3 एलाइज में मैंने की लगा दी 1 2 3 और जो नई एलाई है उसमें मैंने की 0 लगा दी, तो अब जब डिफिंग एल्गोरिथम चेक करेगा तो चेक करेगा ओके 1 2 3 एग्जिस्ट करता है बट सिर्फ ये 0 एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे को क्या करना है इस 0 एलाई को ऐड करना है, ठीक है। इसके वजह से अब आपको समझ में होगा कि हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है जब हम मैप्स यूज करें तो की लगाना, ठीक, सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि वो मतलब वो एफिशिएंटली चीजें अपडेट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिफिंग एल्गोरिथम। तो हमारे केस में डिफिंग एल्गोरिथम ने दिया ओके भाई H1 क्या हो रहा है। अब हम फिर से आते हैं वापस अपनी अपनी एक छोटी सी ऐप पे, ठीक, काउंटर ऐप पे। तो यहाँ पे डिफिंग एल्गोरिथम ने क्या दिया, ओके रिएक्ट ने कि भाई ये अपडेशन है। तो आपको याद है यहाँ पे एक और चीज थी विच इज एफेक्ट्स, तो इस इफेक्ट में वो क्या लिख देगा कि ओके दिस इज अपडेटेड, ओके सो दिस इज अपडेटेड। तो अब वर्क इन प्रोग्रेस ट्री पूरी बन चुकी है, उसने पूरा ट्राइवर्स किया, उसने सबसे पहले फ्लैग्स को ट्रू किया, फ्लैग्स को ट्रू करने के बाद उसने फिर हर एक कंपोनेंट में उसने चेक किया ओके करंट ट्री से कि क्या वो इफेक्ट अपडेशन है या एडिशन है या डिलीशन है, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस ट्री बन गई। अब उसके बाद ये चीज बनने के बाद रिएक्ट वेबर क्या करता है, इस वर्क इन प्रोग्रेस ट्री को करंट ट्री बना देता है, ठीक। अब फिर इस करंट ट्री बनाने के बाद स्टेप 6 क्या करता है, अब इसको एक्चुअल डॉम के साथ कंपेयर करके एफिशिएंटली सिर्फ जो एलिमेंट्स अपडेटेड हैं उसके इफेक्ट उसको पता है, कौन सा एलिमेंट अपडेटेड है, किस एलिमेंट को उसको डिलीट करना है, किसको उसको ऐड करना है, ये पूरी चीज उसको पता है वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। तो उसकी हेल्प से
वो एक्चुअल डॉम में जाता है और एफिशिएंटली हमारे एक्चुअल डॉम को अपडेट करता है विथ मिनिमम री-रेंडर्स। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिएक्ट फाइबर, ठीक है। तो मैं समरी में आपको फिर से स्टेप बताती हूँ और एक और चीज बताती हूँ। स्टेप 1, जैसे ही रिएक्ट कंपोनेंट में कुछ अपडेट होता है तो रिएक्ट कंपोनेंट अपने काम में हो जाता है और कहते हैं कि ओके कुछ सेट हुआ है, इसका मतलब है मेरा कंपोनेंट अपडेट हुआ है। तो क्या करता है, एक नया वर्चुअल डॉम बनाता है दिस, और उसके बाद से करंट वर्चुअल डॉम है। फिर इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करता है। अब कंपेयर कंपेयर करने के लिए वो रिएक्ट फाइबर को यूज करते हैं। तो स्टेप 2, रिएक्ट फाइबर क्या करता है, इस न्यू वर्चुअल डॉम से अपना एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री बनाता है। अब वो ट्री में क्या है, उस ट्री में वो हर एक कंपोनेंट को क्या करता है, हर एक कंपोनेंट को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करके अपने फाइबर बना लेता है, विच इज कंपोनेंट फाइबर्स, ठीक है। अब उस वो कंपोनेंट फाइबर हर एक चाइल्ड जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि उसके पास अपना चाइल्ड सिबलिंग सबकी रेफरेंस है, ठीक है। स्टेप 3, बनाने के बाद ये वर्क इन प्रोग्रेस ट्री हुई, और जो वर्चुअल डॉम है दैट इज करेंट ट्री। अब इस वर्क इन प्रोग्रेस ट्री पे वो ट्राइवर्स करना स्टार्ट करता है वन बाय वन, ठीक। और वो ट्राइवर्स करता है और वो चेक करता है ओके कोई एलिमेंट अपडेटेड है, कोई भी कंपोनेंट अपडेटेड है कि नहीं। तो वो क्या करता है, फ्लैग को या तो ट्रू या तो फॉल्स सेट करता है। अगर कोई अपडेशन है तो उस फ्लैग को वो ट्रू सेट कर देगा। फिर स्टेप 4, फ्लैग को ट्रू सेट करने के बाद अब वो चेक करता है कि इस एलिमेंट को करंट ट्री के एलिमेंट से कंपेयर करता है और चेक करता है कि भाई ये कौन सा इफेक्ट है, क्या ये एलिमेंट एडेड है, अपडेटेड है, रिमूव्ड है, ये एग्जैक्टली है क्या। तो उसके बाद अपने इफेक्ट को ये अपडेट करता है। तो जब पूरा इसने ट्रैवर्स कर लिया, अपनी फ्लैग्स को और इफेक्ट्स को अपडेट कर लिया और ये खत्म हो गया, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस ट्री अब फाइनली क्या बन जाता है, मेरा करंट ट्री, ठीक है। अब इस करंट ट्री में सारा डेटा है। अब रिएक्ट फाइबर इस करंट ट्री को क्या कहते हैं, लेता है और एक्चुअल डॉम से कंपेयर करके एफिशिएंटली ये सारे जो भी इफेक्ट्स हैं उनकी हेल्प से ये क्या करता है, एक्चुअल डॉम को सिर्फ वही एलिमेंट्स जो भी उसको ऐड करने, रिमूव करने, एफिशिएंटली अपडेट करता है और मिनिमम री रेंडर्स में हमको वो डिस्प्ले करता है यूआई। इस केस में उसने 1 को डिस्प्ले कर दिया, बटन वटन सब कुछ सेम रखा, सिर्फ उसने H1 में 0 से 1 अपडेशन था तो उसने उसको 1 को अपडेट कर दिया, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस चलता है। दिस इज नथिंग बट रिकंसाइलेशन, रिएक्ट फाइबर, वर्चुअल डॉम एंड डिफिंग एल्गोरिथम, ठीक। इसमें एक और चीज आती है, आपको पता है। अब सपोज रिएक्ट फाइबर एक और बहुत अच्छी एडवांटेज देता है। आपने ये बताया कि लवी आपने एक प्रायोरिटी टास्क दिखाया था, वो क्या है? हाँ, अब मैं ये भी बताती हूँ आपको। तो सपोज जब मैंने, आप ये समझो कि मेरा एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, ठीक। अब मैं डेटा लोड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने डेटा लोड करना स्टार्ट किया तो वो रेंडरिंग हो रही है उसकी, तो डेटा लोड हो रहा है, राइट, ठीक। अब उसी टाइम पे किसी यूजर ने उस एक, मेरे पास एक पॉपअप का बटन है, उस पॉपअप को क्लिक कर दिया। तो पॉपअप इज अ मोर इम्पोर्टेंट यूजर इंटरैक्शन, ना कि वो पॉपअप वेट करे जब तक मेरा रेंडरिंग खत्म हो जाए और यूआई मतलब डेटा डिस्प्ले हो। तो रिएक्ट फाइबर के पास ये कैपेबिलिटी भी होती है कि जो मेरे प्रीवियस टास्क हैं, जैसे ये रेंडरिंग वाला टास्क है, वो उसको पॉज करता है, ठीक है, इसको इंटरप्ट करता है और कहता है कि नहीं भाई अभी रुको, मैं ये पॉपअप वाला टास्क खत्म करूंगा, ठीक। उसको हाई प्रायोरिटी देता है, इस प्रायोरिटी टास्क वाले उसमें उसको हाई प्रायोरिटी देता है और सबसे पहले उस टास्क को कंप्लीट करता है। उसके बाद जो टास्क उसने इंटरप्ट किया था, ठीक है, उसको रिज्यूम करता है और उसको कंप्लीट करता है। तो हम रिएक्ट फाइबर में टास्क की प्रायोरिटीज भी सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है, क्योंकि वो अपन क्योंकि हम प्रायोरिटी सेट कर पाते हैं। ओके दिस टास्क इज इम्पोर्टेंट, सो यस, दिस इज होल अबाउट रिएक्ट वर्चुअल डॉम रिकंसाइलेशन। उसके अंदर ये डिफिंग एल्गोरिथम कैसे चल रही है, रिएक्ट फाइबर कैसे चल रही है और रिएक्ट इतनी एफिशिएंट इसकी वजह से काम कर रही है। अब इस इंटरनल चीज को समझने के बाद मेरे को लगता है कि आपको और प्यार हो जाएगा रिएक्ट से, जैसे मेरे को है, ठीक है। तो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
यार डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करो लोगों से, एंड कमेंट अगर आपको कोई टॉपिक रिएक्ट में समझना हो या कोई इंटरव्यू क्वेश्चन समझने हो. I'll be definitely there to help you out. So please, you can trust on this. And yes, I'll come back with some another interesting video, some interesting interview questions. Till then, keep practicing, keep learning, because बिना learning के interview नहीं निकलेंगे. So yes, take care. Goodbye. See you in next video.